तो चलिए बच्चों, आज आपके सामने सिक्लेवेट टेस्ट सीरीज के 11 टेस्ट के प्यारे प्यारे सॉल्यूशंस आपको देते हैं। बहुत सारे आपको आइडियाज मिलेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के बहुत सारे बेसिक और सिली मिस्टेक्स जो आप अपनी करते हैं उनके ऊपर बहुत सारी आप क्लैरिटी ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला सवाल जो बच्चों को मुझे लगता है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है दिक्कत दे रहा हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स द मोस्ट हीट फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, तो बेटा आपको अगर हीट का फॉर्मूला याद हो dq दैट इज इक्वल टू nc इंटू dt, तो वो आपको ये कहना चाह रहा है कि भैया किसमें हीट जो होगी वो ज्यादा होगी। मोस्ट का मतलब ज्यादा, मतलब मोर, किस प्रोसेस में हीट ज्यादा होगी अगर हमारा टेम्परेचर चेंज सेम हो, मतलब जो dt की वैल्यू है वो हमारा सेम है। ठीक है जी, तो इसमें मेरे बच्चों देखो दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यार एक तो एडियाबैटिक प्रोसेस तो वैसे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो आपका dq ही जीरो होता है, तो मतलब इसमें तो वैसे ही कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पे ना एक थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर हल्की सी स्लाइट एम्बिग्यूटी भी है, तो अगर मैं सेम चेंज इन टेम्परेचर बोल रहा हूं तो मतलब फिर dt जो है वो सबके लिए सेम है, तो आइसोथर्मल में तो dt जीरो होगा ना, तो dt जीरो पे तो वैसे फिर कोई मतलब सेंस बनती नहीं है इस चीज की। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो dq है, अगर 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 dt हमारा जीरो नहीं है ना आइसोथर्मल के अलावा, अगर आप वैसे देखो ये जीरो है तो फिर ये वैसे इन दैट केस आपका जीरो आ जाएगा। बट अगर आइसोथर्मल नहीं है और dt हमारा सेम है, ये हमें गिवन है, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे अगर वही हम मान लिया जाए तो dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट बेटा जो cp होती है कांस्टेंट प्रेशर पे वो वॉल्यूम से ज्यादा होती है, तो cp इज मोर देन cv। तो इससे बहुत क्लियरली अपने को पता चलता है कि आइसोबैरिक के अंदर हमारा जो हीट होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज गाइस द बी बॉम्बे। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी डेटा देख सकते हो, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो देखने के दो तीन नजरिए हैं इस क्वेश्चन को देखने के। अगर मैं फर्स्ट लॉ से भी देखूं, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर ऐसा है कि आइसोथर्मल के लिए du जीरो हो जाएगा, आइसोथर्मल के लिए du जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, और एडियाबैटिक के लिए तो खैर dq ही जीरो है, इसके लिए तो वैसे ही बेटा बात आपकी खत्म होगी। और अगर मैं du प्लस dw करूं तो हमारा आइसोकोरिक के लिए dw जीरो हो जाएगा, तो dq du के बराबर आएगा। तो जहां पे दोनों जीरो नहीं होंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस बचता है आपका। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, उसके इसमें डीक्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी वो ज्यादा आएगी, समथिंग लाइक दैट, उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा प्यारा है। क्वेश्चन में आपको बेटा यहाँ पे ग्राफ्स गिवन है, हमें ग्राफ को चूज करना है और मैंने थोड़ा सा इन ग्राफ्स का बड़ा फिगर आगे यहाँ पे जूम दिखा दिया ताकि आप लोगों को पूरी क्लैरिटी दिखे ये ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको गिवन है, हमें ग्राफ को ढूंढना है। क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है कि हम पहले P1 V1 पॉइंट से, मतलब P1 V1 पॉइंट से शुरू करेंगे। इट इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, सबसे पहले मैं आइसोथर्मल कंप्रेशन करूंगा। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन जो होगा सोच के देखिए कैसा होगा, ऐसे। तो ए से बी अगर आप सबसे पहले जाएंगे, है ना, सबसे पहले अगर आप जाएंगे मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन कुछ ऐसा बनना चाहिए। तो समथिंग लाइक दैट, ऐसा ग्राफ मेरा यहाँ पे बना, सॉरी आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो वॉल्यूम कम होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो समथिंग लाइक दैट, पहला मतलब ए से बी हमारा जो कुछ ग्राफ जाना चाहिए आइसोथर्मली कंप्रेस कुछ ऐसे ऊपर जाना चाहिए। फिर इट इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली अंटिल प्रेशर रिटर्न्स टू P1। मतलब मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये एक ऐसा सोच के देखो, हमें ड्रॉ करना है पीवी ग्राफ। अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाएं, ये हमारा पीवी ग्राफ है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम है, तो ये पॉइंट हमारा लेट्स से अगर वॉल्यूम की टर्म्स में देखें तो ये हमारा लेट्स से V1 है, और अगर प्रेशर की टर्म्स में देखें तो मेरे बच्चों ये हमारा पॉइंट जो प्रेशर है ये हमारा P1 है। तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, हम क्या किए हैं, इसके बाद हम एक्सपैंड किए एडियाबैटिकली। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन करोगे तो ये दोबारा स्लोप जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, और मैं एडियाबैटिक एक्सपैंड करके कहां पे आ गया, प्रेशर P1 पे आ गया, दोबारा P1 पे आ गया। तो B से C कुछ ऐसा बनना चाहिए। और फिर उसके बाद मेरे बच्चों हमने क्या किया कि उसके बाद गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड द ओरिजिनल वॉल्यूम। उसके बाद हमारा फिर वॉल्यूम बढ़ेगा और वापस हम ओरिजिनल वॉल्यूम की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए। मेरे को लगता है कि इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट अगर आप जाके देखेंगे, मतलब इसको दिमाग में रखते हुए अगर आप देखें तो ए से बी देखो, पहले ऐसे गया, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे हमारा ये एक्सपैंड हो गया, एडियाबैटिकली नीचे आ रहा है, फिर ये ऐसे जा रहा है। तो मुझे लगता है मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन हमें यही लग रही है। और ये तो हमारा ये भी रिजेक्ट हो गया। मतलब ये वाली शेप आप देखो बेटा कहां बन रही है, ये ना यहां बन रही है, ये ना यहां बन रही है, तो सारे गलत है। द करेक्ट पर्टिकुलर आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गाइस दी ए ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा बस जो दिया हुआ है उसको आप अपना बनाते जाओ, प्लॉट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अगला। अगला सवाल हमारे सामने कह रहा है एक आइडियल गैस है, इट एक्सपैंड्स फ्रॉम V टू TV। एक गैस को हमने V से 2V एक्सपैंड किया
और दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस ए मेरा आइसोथर्मल है और प्रोसेस बी मेरा एडियाबैटिक है। तो एक प्रोसेस आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो मेरे बच्चों देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीवी ग्राफ में जो हमारा आइसोथर्मल होता है, एडियाबैटिक होता है, याद रखिए कि ए से बी अगर मैं गया हूं तो आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में सबसे बड़ा फर्क यही है कि एडिया की जो स्लोप होती है वो ज्यादा होती है। तो ये जो हमारा दूसरे वाला जो ग्राफ है ये हमारा एडियाबैटिक ग्राफ है। तो अगर मान लो हम सेम वॉल्यूम तक भी अगर गए हैं, मान लीजिए हम अगर सेम वॉल्यूम तक भी अगर गए हैं, सेम वॉल्यूम तक भी अगर हम गए हैं, सेम वॉल्यूम तक भी अगर हम गए हैं, तो ग्राफ कुछ बनेंगे ऐसे। तो अगर आप थोड़ी सी भी यहाँ पे बेटा बुद्धि लगाएं, बहुत सीधी सी बात है, यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ है, अगर अगर एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा है तो एरिया अंडर द ग्राफ एरिया में कम होगा, बिकॉज आइसोथर्मल में इतना एरिया ज्यादा आ जाएगा। तो वर्क डन आइसो में एरिया ज्यादा आएगा, एडिया के वर्क डन से एरिया अंडर पीवी ग्राफ से अगर आप सोचो तो वो ज्यादा निकलेगा। तो वर्क डन इज ए इज ग्रेटर देन इन बी। तो ए मेरा कौन है? ए हमारा कौन है? अगर आप बुद्धि लगाएं, ए हमारा कौन है? ए इज माई आइसोथर्मल। तो बहुत सिंपल सी बात अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो देखो दोनों सेम वॉल्यूम, मतलब वी से टू वी बेसिकली वही वाली बात है। वी से टू वी अगर एरिया से आओ, आइसो से हो, तो आइसो का एरिया अंडर द जो ग्राफ होगा वो ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप बिल्कुल ये समझते हैं दिमाग में कि स्लोप एरिया की ज्यादा होती है तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट सॉर्टेड आउट एवरीथिंग मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है। आपसे पूछ रहे थे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन बी 100%। तो यार ये तो देखो बेटा, जो हमारा कार्नोट साइकिल था जिसमें हम एफिशिएंसी की वैल्यू निकालते हैं 1 - T2/T1, जिसमें T2 है टेम्परेचर ऑफ सिंक, T1 है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या है ना? इसको 100% होने के लिए, मतलब ये तो एफिशिएंसी निकलेगी फ्रैक्शन में, इंटू 100 करूंगा तो ये परसेंटेज में ऐसे हम निकाल पाएंगे। तो इसे 100% होने के लिए दो चीजें होती हैं, या तो T2 हो 0 केल्विन या फिर T1 हो इनफाइनाइट केल्विन। या तो सिंक आ जाए 0 केल्विन में, है ना, या ये 0 होगा तब भी 100% होगा, या ये इन्फिनिटी हो, उस केस में हमारा ये भी तब भी 100, मतलब सोर्स या तो हमारा इनफाइनाइट टेम्परेचर पे आ जाए या सिंक हमारा 0 के ऊपर आ जाए। और मतलब यहाँ पे पूछ रहे सिंक का टेम्परेचर, तो वो भी हमारा 0 केल्विन है। खैर आंसर चलो हमने 0 केल्विन यहाँ पे दे दिया, लेकिन आप इस बात को समझिए, यही थी हमारी केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जो कि ये कहती थी आपको कि सेकंड लॉ के अंदर कि 100% एफिशिएंसी अचीवेबल ही नहीं है। बिकॉज ना ही हम 0 केल्विन अचीव कर सकते हैं किसी सिंक का, और ना ही किसी सोर्स को हम इनफाइनाइट केल्विन पे लेके जा सकते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियां हमारी अनअचीवेबल हैं, तो इसलिए 100% एफिशिएंसी हमारी अचीव नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं, अगला हमें क्या कह रहा है कि आइसोबैरिक प्रोसेस है हमारा। हीट सप्लाई टू द गैस इज गिवन बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा डी। वर्क डन बाय द गैस पूछा गया। तो बेटा ये तो आइसोबैरिक के अंदर जो वर्क डन होता है वो पी डेल्टा वी के बराबर होता है, और पी डेल्टा वी को आप लिख सकते हो एनआर डेल्टा टी। बेटा इसमें तो कोई इशू है ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत लॉलीपॉप तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं, पी डेल्टा वी। अगर आप पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन पकड़ लें तो बहुत ही सिंपल है। तो पी वी1 एनआरटी1 और सेकंड वॉल्यूम V2 है, तो टेम्परेचर हमारा T2 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर सेम है। इन दोनों को आपस में अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो वही बन जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा D। तो ये बहुत ही एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। आई होप मेरे सारे बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, चुन्नू मुन्नू प्यारे प्यारे बच्चों ने। अगला सवाल आपके सामने है, कह रहे एक हमारी गैस है जो कि ABCA एक साइक्लिक प्रोसेस में गई। तो मान लीजिए कोई ऐसे ए से बी गए, फिर उसके बाद बी से सी गए, है ना, बी से सी गए, फिर सी से दोबारा ए गए, सी से फिर दोबारा, एक साइक्लिक प्रोसेस हम ट्रेवल किए। और लेट्स से ये कुछ हमें गिवन है पीवी ग्राफ, लेट्स से पीवी ग्राफ की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपसे पूछा गया है द नेट हीट सप्लाइड, है ना, द नेट हीट सप्लाइड जो है हमारा वो है 50 जूल्स। ठीक है, तो देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और अगर यहाँ पे मैं ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए ही लगा दूं, नेट के लिए ही लगा दूं, तो एक बात आप याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू साइक्लिक प्रोसेस के लिए बेटा हमेशा 0 होता है, क्योंकि तुम जिस पॉइंट पे थे घूम के उसी पे वापस आ गए। तो जो तुम्हारा टेम्परेचर था तुम उसी टेम्परेचर पे वापस आ गए। और डेल्टा यू तो बेटा डिपेंड ही सिर्फ टेम्परेचर पे करते हैं, एनसीवी डेल्टा डी। तो याद रखना पूरे साइकिल के लिए डेल्टा यू सदैव 0 होता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो ये तुम्हें डेल्टा क्यू गिवन है, हीट सप्लाइड जो है, दैट इज नेट हीट, दैट इज 50 जूल, यही मेरा नेट वर्क डन है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। देखने में केवल बच्चे को लगता है कि शायद मुझे कुछ करना है, तुझे कुछ करना ही नहीं है। जो तुझे हीट गिवन है वही तेरा नेट वर्क डन है, बिकॉज डेल्टा यू साइकिल जो है मेरा बच्चों हमारा वो 0 है। तो वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बच्चों। बड़ा शानदार सवाल है। इस क्वेश्चन की सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं अगर आपको बताऊं,
इस क्वेश्चन को देख के बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये सर्कल है, ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है। आप इसे सर्कल की तरह ट्रीट ना, देखने में ये धोखा है, क्योंकि सर्कल ये तब होता अगर एक्स और वाई एक्सिस आइडेंटिकल होती। यहां पे एक्स एक्सिस पे प्रेशर है, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, तो इट इज नॉट एट ऑल सर्कल, इट इज एन एलिप्स। और याद रखिए बेटा, अगर आपके सामने कोई अगर एक एलिप्स है, उसकी सेमी मेजर एक्सिस ए है, सेमी माइनर एक्सिस अगर बी है, तो उस एलिप्स का जो एरिया होता है, जो उस एलिप्स का एरिया होता है, वो पाई ए बी के बराबर है, वो पाई ए बी के बराबर है। तो यहां पे ये इसे एलिप्स की तरह अगर आप ट्रीट करेंगे तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। देखो ये पूरी लेंथ मेरे बच्चों जो है, अगर आप यहां पे बुद्धि लगाएं, ये जो पूरी लेंथ है हमारी, ये कितनी होगी, ये पूरी लेंथ कितनी होगी विनय सर? ये देखो, ये प्रेशर P1, ये P2, तो इट इज P2 माइनस P1। ये पूरी लेंथ अगर आप निकालें तो आधी लेंथ कितनी आएगी, जल्दी बोलो? P2 माइनस P1 बाई 2। तो ये सेमी मेजर एक्सिस जो होती है वो इसके बराबर होती है। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ये वाली जो हाइट है, जो इनकी ये वाली अगर हम कैलकुलेट करें, तो इट विल बी V2 माइनस V1। तो ये पूरी इसके बराबर होगी, आधी जो होगी वो होगी V2 माइनस V1 बाई 2। तो आधी जो होगी यहाँ पे वो होगी कितनी, V2 माइनस V1 बाई 2, साथ में आ गया पाई। तो एरिया जो निकल के आएगा वही हमारा वर्क डन है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो एरिया ऑफ द एलिप्स होता है, एरिया ऑफ द साइकिल होता है, वर्क डन ही पूछा गया आपसे। तो आंसर अगर आप निकाल लेंगे वर्क डन का, तो दिस कम्स आउट टू बी पाई बाय 4 इंटू P2 माइनस V1 इंटू V2 माइनस V1। तो मोटी मोटी बात अगर आप दिमाग में रखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए, मेरे ख्याल से ये आप आराम से अपना हैंडल कर पाएंगे मेरे बच्चों, है ना? दैट इज माय एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए गैस फॉलोज द प्रोसेस पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बड़ी प्यारी चीज है, हमें कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पीवी स्क्वायर जो है मेरे बच्चों वो कांस्टेंट है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले मैं अगर आपको बात बताऊं, ऐसा प्रोसेस जिसमें देखो अगर तो पी की पीवी कांस्टेंट होता, पीवी कांस्टेंट होता तो हमारा प्रोसेस क्या होता? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या होता है आप लिखते जाओ, इसमें क्या होता है? पीवी कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, बात आपकी सही है। एडियाबैटिक प्रोसेस अगर होता तो पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट होता, और गामा हमारा क्या होता है? 5/3, 7/5। तो वो भी नहीं है, यहाँ पे पीवी का स्क्वायर आ रहा है। तो एक बात, आइसोबैरिक में तो सिंपल प्रेशर कांस्टेंट होता है, ये वो भी नहीं है, ये वो भी नहीं है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पीवी रेज टू पावर एम कांस्टेंट माने, उस प्रोसेस को मेरे बच्चों अपन बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इट इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस अगर कोई जनरल पावर वी की हो। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, आंसर तो चलो हमारा आ जाएगा इसके अंदर डी ऑप्शन, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इट्स अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं अभी, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कई बार स्पेसिफिक हीट पूछी जाती है, तो उसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस है ना? तो डिपेंडिंग अपॉन V की क्या पावर है, स्पेसिफिक हीट गैस की आप निकाल लेंगे। C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस M। ये भी एक बड़ा हॉटशॉट कंसेप्ट है, इसको भी याद में बच्चों रखिए कि कई बार बहुत अच्छा सवाल अगर एडवांस लेवल का बनाना है तो इसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, बेटा इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, dq इज NCDT। तो एडियाबैटिक के लिए तो dq ही जीरो है, तो अगर dq जीरो आ गया तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मेरे बच्चों जीरो ही आ जाएगी। तो एडियाबैटिक के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो निकल के आती है दैट इज जीरो, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है बेटा। एडियाबैटिक की जो स्लोप होती है वो हमारी आइसोथर्मल से गामा टाइम्स ज्यादा होती है, गामा टाइम्स, है ना, आइसोथर्मल की होती है। तो याद रखिए इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर ये वाला प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक की जो स्लोप होगी, एडियाबैटिक की जो स्लोप होती है वो इससे मेरे बच्चों गामा टाइम्स, वो ज्यादा स्टीपर होता है, वो ज्यादा स्टीपर होता है बिकॉज उसके अंदर पीवी रेस्ट पर गामा कांस्टेंट आपका लगता है। ठीक है, तो स्लोप ही तो बड़ा एक्सटेंडेड एज अ रिजल्ट ही आप याद रखिए। तो इट इज स्टीपर देन द स्लोप ऑफ, और एग्जैक्ट वैल्यू भी गामा टाइम्स होती है, गामा टाइम्स स्लोप जो होती है उसके अंदर ज्यादा निकल के आपकी आती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आ रहा है। कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली फ्रॉम इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 450 केल्विन टू फाइनल टेम्परेचर ऑफ 900 केल्विन। तो पहले इस बात को आप समझिए, आपसे पूछा गया है वर्क डन। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए आपको पता होना चाहिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो एडियाबैटिक के लिए मेरे बच्चों वर्क जो क्यू होता है वो जीरो होता है, तो जो वर्क होता है ये याद रखिए बेटा, एडियाबैटिक के लिए जो वर्क होता है वो माइनस डेल्टा यू के बराबर होता है, यानी कि वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज माइनस एन सीवी डेल्टा टी। इट इज नथिंग
माइनस ऑफ एनसीवी डेल्टा टी, माइनस एनसीवी डेल्टा टी। तो मैं अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालूं तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन की वैल्यू निकालो। तो मेरे ख्याल से वर्क डन की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ एन, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 1 मोल, एन की वैल्यू आ जाएगी 1 मोल। सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मोनोटोमिक के लिए, मोनोटोमिक के लिए सीवी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आर, तो 1 इंटू 3/2 आर, आर की वैल्यू 8.314 आ जाएगी, इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ जाएगी 450 से 900 है, तो 900 माइनस 450, 900 माइनस 450। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये सारा सॉल्व करिए, और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये जो वर्क आएगा ये नेगेटिव आएगा, जो भी ये आप कैलकुलेशंस करके देखना, लेकिन हम हमारा आंसर पॉजिटिव रिपोर्ट करेंगे क्योंकि आपसे पूछ रहा है वर्क डन ऑन दी गैस। तो हमारा जो वर्क निकल के आएगा दिस वर्क इज बाय द गैस, क्योंकि हम हमारी फिजिक्स के अंदर जो वर्क लेते हैं वो पीडीवी इंटीग्रल लेते हैं, तो हमारा जो वर्क हम कैलकुलेट करते हैं वो बाय द गैस करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द गैस हमारा वर्क नेगेटिव आएगा, लेकिन ऑन द गैस अगर हम वर्क निकाल लेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप ये वैल्यू सारी कैलकुलेशंस हैं, बस कुछ भी नहीं है, अगर आप ये सारी मेरे बच्चों देखो भाई लिखा है एन सीवी, है ना, ये आ जाएगा एन सीवी आ गया 3/2 आर इंटू डेल्टा टी, अगर आप करो ये इसके बराबर आ जाती है, ये हमारी 5609.25। तो हम हमारा आंसर 5609.25, मैं अपना आंसर नेगेटिव में नहीं दूंगा क्योंकि मुझसे बाय द गैस नहीं पूछा, मुझसे ऑन द गैस पूछा है, तो ऑन द गैस जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं फाइनल आंसर जो रिपोर्ट करूंगा वो ये पॉजिटिव वैल्यू जो है मेरे बच्चों इसे रिपोर्ट करूंगा, ठीक है जी। एक सवाल और करते हैं आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक सैंपल ऑफ गैस है, टेम्परेचर उसका 600 केल्विन है, एक सैंपल हमारा 600 केल्विन पे है, उसे हमने एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया कि वॉल्यूम उसका डबल हो जाए, ठीक है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया और एडियाबेटिक कांस्टेंट की वैल्यू भी मुझे गिवन है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इन केल्विन। तो देखो बड़ी सीधी सी बात है बेटा, एडियाबेटिक की बात हो रही है ना, सैंपल ऑफ द गैस एडियाबेटिकली हो गया, और टेम्परेचर, तो एडियाबेटिक के ना 2-3 फॉर्मूले हैं, एक तो है पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट, ये वाला यूज करते हैं हम स्टैंडर्ड, और एक ये भी फॉर्मूला है टीवी रेज टू पावर गामा -1 इज कांस्टेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे ये वाला ज्यादा यूज करना चाहिए, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर वॉल्यूम के ऊपर खेल दिया है, क्योंकि पहले टेम्परेचर इतना था और हमने एक्सपेंड करके वॉल्यूम डबल किया। तो मुद्दे की बात अगर मैं आपको बताऊं, टीवी रेज टू पावर गामा -1 कांस्टेंट अगर हम लगाएं तो टीवी गामा की वैल्यू आ जाएगी 1.5, -1 इज कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा टीवी रेज टू पावर हाफ, 0.5 को आप हाफ लिख दो, इज मेरे बच्चों कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे इसे लिखें T1 इंटू वॉल्यूम मेरा है लेट्स से V रेज टू पावर हाफ, फाइनल वॉल्यूम फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा T2, और फाइनल मेरा वॉल्यूम जो है वो है 2V रेज टू पावर हाफ। तो वही वाली बात, T1 V1 की पावर हाफ इज इक्वल टू T2 V2 की पावर हाफ, है ना। तो V1 मेरा अगर V है और मैंने वॉल्यूम डबल किया, मैंने वॉल्यूम को 2V किया, तो पावर उसकी मेरे बच्चों जो आ गई वो आपकी हाफ निकल के आ गई। तो सिंपली अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 600, T1 की वैल्यू आ जाएगी 600, है ना, इंटू V रेज टू पावर हाफ इज इक्वल टू T2, बेटा ये आपके सामने 2 की पावर हाफ मतलब √2 लिखा है, और V की पावर हाफ, तो V की पावर हाफ आपका कट गया, तो T2 कम्स आउट टू बी 600 बटा √2, जिसे आप लिख सकते हो 300√2। तो 300√2 मेरा फाइनल आंसर है। अगर आप प्रॉपर 300 इंटू 1.414 अगर आप कर लो वही ना, तो ये 424 केल्विन आपका आंसर मेरे बच्चों निकल आएगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ मेरे बच्चों आज का ये जो टेस्ट है इसकी पूरी डिस्कशन समाप्त होती है। आई होप ये सॉल्यूशंस ने आपको बहुत सारा विश्वास, कॉन्फिडेंस, आइडियाज, थॉट्स और आपकी नॉलेज को बूस्ट किया होगा। इसी तरह चैनल पर सब्सक्राइब रहें और इस क्लेवर टेस्ट सीरीज को पूरा दिल से फॉलो करें, ये फॉर श्योर है पूरी फॉलो करने पे आप लोगों का सिलेक्शन इन एनआईटी एंड आईआईटी विल डेफिनेटली इंप्रूव। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हैव अ गुड टाइम एट होम।